देखिए कहता है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, पूछा हुआ अभी आपको बताए थे, हम लिखा देते हैं कौन कौन साल पूछा गया था। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन द शॉर्ट रन अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में एक अल्पकाल में जो है इक्विलिब्रियम कहाँ से प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है। तो इसमें भी हम लोग वही देखेंगे। हमारा इसमें चूंकि इक्विलिब्रियम ज्ञात करने की दो मेथड है, दो अप्रोच है, टू अप्रोचेज है ना, ये टू अप्रोच है या मेथड है हमारा। पहला मेथड है हमारा टीआर एवं टीसी मेथड, और दूसरा है एमसी एंड एमआर मेथड। जो आप पढ़े थे परफेक्ट कंपटीशन में, वही चीज़ है ये दोनों को अच्छी तरह से समझ लेना है। कभी कभी पूछता है विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड द मार्जिनल रेवेन्यू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम ऑफ ए प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर का शॉर्ट टर्म में एकाधिकार में वो विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल एंड मार्जिनल रेवेन्यू के सहायता से आप ज्ञात करें। तो अगर स्पेसिफिक आएगा तो केवल ये लिखेंगे, और अगर नहीं आता है तो दोनों लिखेंगे। हम हर हाल में दोनों लिखेंगे, हमको मार्क्स अच्छा मिलेगा। केवल एक नहीं लिखेंगे, दोनों लिखेंगे हम लोग। तो टीआर का मतलब टोटल रेवेन्यू, टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट, यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के मेथड से हम लोग देखेंगे एक उत्पादक को मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ प्राप्त होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। ये आप लोगों को पहले बता ही दिया गया। तो हम पहला विधि से हम देखते हैं कि हमारा टीआर टीसी मेथड में इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं कि डायग्राम हमारा क्या कहता है, तभी तो हम उस पॉइंट पर पहुंच पाएंगे, जान पाएंगे। ओ एक्स पर हम आउटपुट को लेते हैं पहले की तरह, और इस पर हम प्राइस या रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू को ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा टोटल रेवेन्यू को बताता है टीआर, ठीक है, और ये हमारा टोटल कॉस्ट को बताता है, हमारा ये कॉस्ट को। अब मान लेते हैं यहाँ ओपी है। हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि हमारा जो है वह, चूँकि यहाँ पर प्राइस वेरी करता है गुड्स का, परफेक्ट कंपटीशन में हमारा प्राइस कांस्टेंट था, इस कारण से हमारा हॉरिजेंटल एक्सेस करता है। लेकिन यहाँ प्राइस वेरी करता है, और वेरी करने के कारण जो है हमारा जो टीआर है, टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वह ओवल टाइप हो जाता है, इन्वर्टेड एक की तरह, और ये जो है हमारा एस के तरह दिखता है, रहता है हमारा। तो आप देखेंगे, हाँ देखिए कारण है इसका, चूँकि ये बढ़ता है, डिक्रीज होता है, और पुनः जो है यह भी बढ़ता है और फिर डिक्रीज होने लगता है। और ये जो स्लोप ऑफ जो है, स्लोप ऑफ टीआर ही एमआर कहलाता है, इसका डिफिनेशन है। और जीरो से हम इसलिए लेते हैं कि जब कोई भी उत्पादक प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, तो अगर वह उत्पादन जीरो रखता है तो जीरो रेवेन्यू मिलता है। जैसे ही 2 यूनिट उत्पादन करता है फिर रेवेन्यू बढ़ता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते जाता है उसकी रेवेन्यू बढ़ती चली जाती है। तो चूंकि रेवेन्यू टीआर का क्या फॉर्मूला बताए थे आपको, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू बताए थे प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इस शेप में ऊपर आता है ये। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी टीआर बताए थे आपको, यहाँ वही चीज़ है। अब देखिए, चूंकि अब कॉस्ट की जहाँ बात आती थी, तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या था हमारा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अब प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये फॉर्मूला बताए थे आपको, याद होगा जब आपको परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा रहे थे, बताए थे। तो देखिए टीसी जो हमारा रेखा है, टीसी रेखा, ये क्या चीज़ का है, ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मिला हुआ कॉम्बिनेशन है। ये दोनों योग है, मिला हुआ है। अर्थात जब एक प्रोड्यूसर अपने उत्पादन को बिगिन करता है, लॉन्च करता है, तो स्टार्टिंग में जो है उसे मशीन, लैंड, प्लांट, ये सारा लगाना पड़ता है। फिक्स कॉस्ट उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिक्स कॉस्ट जब इन्वेस्ट करेगा तो इतना कॉस्ट उसको लग जाएगा, चाहे उत्पादन जीरो का ही नहीं हो, लेकिन कॉस्ट लग जाएगा उसको। मान लो मशीन लग गया, लैंड खरीदा गया, कैपिटल आ गया, लेकिन लेबर नहीं आया। लेबर इज द वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि लेबर वेरिएबल कॉस्ट है हमारा। रॉ मटेरियल इज द वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वह बढ़ता घटता है। तो लेकिन हम जब फिक्स कॉस्ट हमारा ऑलरेडी ओपी लग रहा है, जब भी हमारा टोटल कॉस्ट होगा तो ये टोटल कॉस्ट, ये इतना फिक्स्ड कॉस्ट और प्लस यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट चलेगा। ये यानी जितना रॉ मटेरियल लगाएंगे, कि अगर प्रोडक्शन जीरो भी होगा तो जीरो रेवेन्यू होगा, 10 यूनिट होगा 10 होगा, 20 होगा 20 होगा, 30 होगा 30 होगा, 40 होगा 40 होगा। फिर देयर आफ्टर जो है, जब एक फर्म ऑप्टिमम प्रोडक्शन पे आ जाएगा, उसका रेवेन्यू धीरे 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 डिक्रीज की ओर जाएगा। ठीक है, कॉस्ट कहना है कि इतना फिक्स्ड कॉस्ट हर हाल में उसको लगेगा, और जैसे ही वह लेबर कैपिटल को, लेबर को और प्लस रॉ मटेरियल को बढ़ाता है, तो जितनी मात्रा में वह बढ़ाएगा उसको उतनी मात्रा में टोटल कॉस्ट लगेगा, और उसके एवरेज में रेवेन्यू प्राप्त होगा। इसलिए ये हम लोग यहाँ ओपी से दिखाते हैं, इसको जीरो से दिखाते हैं। दिस इज द रीज़न, यही रीज़न है इसका। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको नए बच्चे लिख लेंगे यहाँ पर। टीएफसी का मतलब हुआ
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब एकदम दिमाग में सीमेंटेड कर लेंगे, क्योंकि बार बार आपको आएगा, वहाँ नहीं पूछेंगे सर टीवीसी क्या हुआ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये जितना मार्केट पढ़ाएंगे मोनोपोली तक ये आपको दिखेगा। तो आप यहाँ देखिए गौर से, ये चित्र क्या बताता है, डायग्राम आपको बता रहा है कि ये जो है, ये हमारा जो टोटल कॉस्ट रेखा है, ये टोटल रेवेन्यू रेखा को ई बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, ई बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है। और दूसरा देखिएगा, पुनः यहाँ से कॉस्ट, जैसे कॉस्ट हमारा ज़्यादा हाई था, कब? जब हम उत्पादन नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उत्पादन हम स्टार्ट किए तो हमारा कॉस्ट धीरे धीरे घटने लगा और उत्पादन के तुलना में रेवेन्यू हमारा बढ़ने लगा और कॉस्ट घटने लगा। पुनः देखिए, एक ई डैश बिंदु पर फिर एक टेंजेंट करता है टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू को, टोटल कॉस्ट ऊपर चढ़ने लगता है और रेवेन्यू घटने लगता है। अर्थात एक उत्पादक के पास दो विकल्प मिलता है, यानी कि एक सीमा के बाद उसकी कॉस्ट घटेगी और एक अगली सीमा के बाद उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो कोई भी प्रोड्यूसर जब कॉस्ट बढ़ रहा होता है तो प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा? क्योंकि उसको लागत ज़्यादा आ रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, तो उसको प्रॉफिट होगा नहीं, लॉस होगा उसको। तो दिस एरिया ई एंड ई डैश इज द ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है ये दोनों, जैसे कि आपको परफेक्ट कंपटीशन मैंने पढ़ाया था। अब गौर से देखिए आप, तो एक उत्पादन यहाँ पर क्यों होता है, दूसरा उत्पादन यहाँ पर क्यों होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या उत्पादक ओक्यू उत्पादन करके ओपी प्राइस गेन करके प्रॉफिट कमाएगा? नहीं कमाएगा। क्यों नहीं कमाएगा? क्योंकि यहाँ कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो यहाँ उत्पादन करना ही नहीं चाहेगा। यहाँ भी उत्पादक जो है प्रॉफिट नहीं कमाएगा। क्यों नहीं कमाएगा? क्योंकि यहाँ भी कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम हो रहा है। तो ये एरिया जो इसका है, ये एरिया लॉस का एरिया हो जाता है, यहाँ नहीं उत्पादन करेगा। ये जब भी करेगा इस बीच में करेगा। अर्थात आपको बताए थे कि वेयर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है पाई इक्वल टू होता है टी आर ग्रेटर देन टी सी, यानी कि हमेशा लाभ, पाई लाभ को बताता है, यानी कि हमेशा लाभ होगा जब टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टी सी होगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल रेवेन्यू यहाँ ग्रेटर देन है और टी सी नीचे है, अर्थात जो इस टेंजेंट पॉइंट पर है हमारा, यानी कि जो मिनिमम, चूंकि ये यू शेप कर्व है, ये भी ओवल कर्व है, इस कारण से हमारा मिनिमम जो है गैप, यानी मैक्सिमम गैप जो है, इसका ये मिनिमम पॉइंट, इसका मिनिमम पॉइंट, यहाँ पर मैक्सिमम गैप दिखा रहा है। यानी ए और बी जो गैप है और यहाँ से जो क्वांटिटी इसको निकला, ये क्वांटिटी मान लेते हैं Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। एक उत्पादक को अधिकतम लाभ OQ प्रोडक्शन यूनिट पर मिलेगा, OQ प्रोडक्शन आउटपुट पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर TR इज द ग्रेटर देन TC, TR ग्रेटर देन TC है, और AB के बराबर उसको प्रॉफिट मिलेगा, पाई मिलेगा, जो लाभ है वो AB के बराबर मिलेगा यहाँ। तो आप कहेंगे कि उत्पादक इस बिंदु पर संतुलन में है, अर्थात OQ2 उत्पादन मात्रा करके AB प्राइस पर वह बेचकर वह लाभ प्राप्त करेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करेगा। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस दोनों पॉइंट पर संतुलन में नहीं होगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पर ये दोनों बिंदु पर रहेगा ये। तो दिस इज द TR एंड TC मेथड फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन द शॉर्ट रन अंडर द कंडीशन ऑफ द मोनोपोली मार्केट। ये बताता है TR TC मेथड, आपको इक्विलिब्रियम को बताता है। इसको थोड़ा सा डिटेल लिखना पड़ेगा इसमें, तो वो लिखेंगे आप यहाँ, डिटेल आपका आ जाएगा यहाँ। TR इक्वल्स टू, TR इसका हो गया आपको AQ2 इसको, और आपको TC इसका हो गया ये BQ2। तो आपको प्रॉफिट बराबर हो गया TR माइनस TC, अर्थात AQ2 माइनस BQ2 अर्थात AB। AB यही पाई आपको प्रॉफिट बता रहा है, और इक्विलिब्रियम आउटपुट हुआ OQ2। OQ2 इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट है, यही इक्विलिब्रियम आउटपुट है, और इक्विलिब्रियम प्राइस है इसका AQ2। AB जो है ना ये प्रॉफिट है। ये देखिए, ये रेवेन्यू रेखा है, टोटल रेवेन्यू AQ, और ये कॉस्ट लाइन है, इसलिए BQ क्या कॉस्ट हो गया। तो लागत इतना लगा, आय इतना प्राप्त हुआ, तो ये दोनों का जो अंतर हुआ AQ2 और BQ2 में घटाए, तो ये हमारा प्रॉफिट निकला। यही तो प्रॉफिट है, क्योंकि जब लागत आपका कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है, आय ज़्यादा है, तभी तो लाभ आपको हो रहा है ना। तो ये आपका एक सेगमेंट TR TC मेथड से आपका क्लियर हो गया। अगर स्पेसिफिक पूछता है कि TR TC मेथड के द्वारा एकाधिकारी का संतुलन ज्ञात करें, तो आप इतना लिख के छोटा क्वेश्चन आप निकल सकते हैं।
अगर केवल पूछता है कि एक एकाधिकारी बाजार में उत्पादक का संतुलन ज्ञात करें केवल, तो दोनों लिखेंगे, टीआरटीसी लिखेंगे, एमसीएमआर लिखेंगे। चलिए अब आगे एमसीएमआर मेथड को हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें और भी कंडीशन होता है, लेकिन इसमें भी जो है ये हमारा जैसे जैसे हमारा एवरेज कॉस्ट रेखा ऊपर की ओर जाएगी नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और ऊपर जाएगा तो लॉस होने लगेगा। तो ये 3 चित्र इसमें बनता है। देखिए छोटा सा चित्र यहाँ बता देते हैं। ये जो है ना, ये बताता है, देखिए क्या बताता है, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू को ई पर टेंजेंट कर रहा है, टेंजेंट कर रहा है। और टेंजेंट करने के बाद जो है इस स्थिति में, जैसे देखिए यहाँ पर ये टेंजेंट किया था, उसके बाद ये नीचे आ गया था, यहाँ भी टेंजेंट किया और नीचे आ गया, वही टेंजेंसी को दिखा रहा है। यही होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब इसी चित्र को थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए, केवल दिमाग में सीख ली, जान लीजिए, वहाँ लिखिएगा उतना डिटेल कीजिएगा तो ये गैप ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको ए और बी देंगे, यही लॉस को बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू क्या है, कम है हमारा, तो यही बताता है। इस पे उत्पादन करेगा एक प्रोड्यूसर, तो इसको जो है ए बी के बराबर लॉस होगा यहाँ। और ये देखिए यहाँ गैप ज़्यादा आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, हमारा टीसी नीचे आ गया, टीआर ऊपर, ये टीसी ही ऊपर चला गया और टीआर ही नीचे आ गया। तो ऐसी स्थिति में ए बी के बराबर लॉस होगा। यही बनाना है, कुछ तो है नहीं इसमें कला।